हेलो गाइस, ये मेरे चैनल का फिफ्थ वीडियो है जिसमें मैं इंडियन पॉलिटी रिटन बाय एम लक्ष्मीकांत की बुक का फर्स्ट चैप्टर आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूंगा और बुक के अलावा भी कई सारे ऐसे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूंगा जो बुक में नहीं दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर जो कि है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के जब पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं तो ये है आपका ब्रिटिशर्स जो है इंडिया में 1600 में आए थे व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में, और उनके पास एक्सक्लूसिव राइट था इंडिया के साथ व्यापार करने का जो उन्हें मिला था क्वीन एलिजाबेथ वन से। अब देखो, एक्सक्लूसिव राइट का मतलब होता है नॉट टू बी शेयर्ड। इसका मतलब ये है कि पूरे ब्रिटेन में सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही ये राइट्स थे और कोई बिजनेसमैन या और कोई कंपनी वहाँ की इंडिया के साथ व्यापार नहीं कर सकती थी। और इसमें जो ईयर लिखा है 1600, आप इसे करेक्ट कर सकते हो। करेक्टली जो है ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी 24 अगस्त 1608 में, वो भी सूरत सिटी से। ठीक है, सूरत सिटी में उन्होंने सबसे पहला कदम रखा था। ठीक, अब देखो, जब वो आई तो उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर हुआ था जो कि 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। उसके बैटल के होने के बाद कंपनी को दीवानी राइट्स मिल गए। दीवानी राइट्स क्या होते हैं? राइट्स ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस। इसका मतलब कि उनके पास रेवेन्यू कलेक्ट करने के राइट्स आ गए कि अब वो जो है रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे। और सिविल जस्टिस का मतलब कि अब अगर उस एरिया पे, उस एरिया का मतलब बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों में से किसी भी एरिया में दो लोगों के बीच में कोई विवाद होता है तो उस पर भी फैसला कंपनी लेगी। ठीक है, और इससे क्या हुआ कि उनकी एक टेरिटोरियल पावर की शुरुआत हो गई। टेरिटोरियल पावर का मतलब कि एक बाउंड्री बन गई कि अब ये हिस्सा कंपनी का है, यहाँ कंपनी राज करेगी, वो हिस्सा मुगल का है, वहाँ मुगल राज करेगा। तो ऐसे ये चीज़ें होने लगी। उसके बाद 1858 में जब हमारी पहली आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई जिसको सेपॉय म्यूटिनी भी बोलते हैं, तो उसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने सत्ता हथिया ली। मतलब अब जो है, पहले कंपनी राज कर रही थी लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश क्रोन राज करेगा इंडिया के ऊपर। ठीक है, और ये राज तब तक चलता रहा जब तक हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी नहीं मिल गई। अब देखो, आज़ादी के बाद एम एन रॉय जी, जिनके सजेशन पे ही 1946 में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया गया और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया। ठीक है, अब देखो, हमारा जो संविधान लागू हुआ था वो बहुत हद तक मिलता जुलता था ब्रिटिश के संविधान के हिसाब से, क्योंकि वो लोग हमारे ऊपर राज किए, वो लोग यहाँ पे आके कई सारे एक्ट्स निकाले, तो उनकी वजह से वो जिस तरह से काम करते थे उनको हमें वो सारे तरीके हमने देखे, तो उसके हिसाब से भी हमने अपना खुद का तरीका निकाला। ठीक है, तो इसी वजह से ये चैप्टर पढ़ना इतना ज़्यादा ज़रूरी है और इसीलिए इसमें कई सारी हिस्ट्री की चीज़ें जुड़ी हुई हैं। ठीक है, और इसीलिए हम इसे पढ़ेंगे। तो आगे स्टार्ट करते हैं कंपनी रूल से। ठीक, अब देखो भाई, बैटल ऑफ बक्सर जीतने के बाद क्या हुआ कि जब बैटल ऑफ बक्सर ये लोग जीते तो देखो कंपनी का काम करने का तरीका कैसे था। पहले तो एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होता था इंग्लैंड में जो कि कंपनी को डायरेक्ट करता था उसकी डे टू डे फंक्शनिंग के लिए। उसका फंक्शनिंग कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से चलता था। ठीक है, और इंडिया में 3 प्रेसिडेंसीज थे, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, और हर एक प्रेसिडेंसी में अपना अपना गवर्नर था। तो यहाँ पे क्या हुआ, डुअल गवर्नमेंट की दिक्कत हुई क्योंकि गवर्नर अपना अलग नियम बनाते थे और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अपना अलग बताते थे, तो दोनों तरफ से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती थी और कंपनी को एडमिनिस्टर करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। पहली प्रॉब्लम ये हो गई। दूसरी ये हो गई कि जब बैटल ऑफ बक्सर के बाद क्या हुआ कि जब कंपनी सत्ता में आई और कंपनी चलाने लगी तो कंपनी के जितने सर्वेंट्स थे, जितने एम्प्लॉयज़ थे और जितने ऑफिशियल्स थे, वो सब देखे कि यार इंडिया में तो बहुत पैसा है। तो वो सब क्या किए, इंडिया से ढेर सारा पैसा ले लेके कंपनी से छुपा के वो अपना इंग्लैंड में ले जा कर के रखते थे और कंपनी को पता नहीं चलता था। ऐसा कई समय तक चलता रहा और करते करते क्या हुआ, 1770 में कंपनी बैंकरप्ट हो गई। 1770 में जब कंपनी बैंकरप्ट हो गई तो 1772 में कंपनी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से 1 मिलियन पाउंड का लोन मांगा। तो गवर्नमेंट ये सोचने लगी कि यार ये कैसी कंपनी है, इसको हमने वहाँ जा कर के एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए भेजा है और ये लोग बैंकरप्ट हो गए।
तो इसी के चलते, इसी प्रॉब्लम के लिए, इसी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाया गया। अब बुक में अगर ओपन करके देखोगे तो तुमको रेगुलेटिंग एक्ट का छोटा सा इंट्रोडक्शन मिलेगा जिसमें 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट ये है कि ये पहला स्टेप था ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट कर सके, एकदम सही है, ठीक। और ये इट रिकॉग्नाइज्ड का मतलब होता है कि पहचान देना, ठीक है। ये स्टेप इस रेगुलेटिंग एक्ट से कंपनी के जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस थे उनको पहचाना गया, उनको पहचान दी गई कि हाँ नहीं, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव इस तरह होना चाहिए, ये हुआ। पहले ये चीज़ नहीं थी, ठीक है। और तीसरा पॉइंट ये दिया गया है कि इसने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का फाउंडेशन जो है रखा इंडिया में। ये कैसे हुआ बताते हैं, देखो। नेक्स्ट आपका हेडिंग रहेगा फीचर्स ऑफ द एक्ट। ये एक्चुअली एक्ट के प्रोविजंस हैं, ठीक है, यही प्रोविजंस है, यही मेन पॉइंट है, ठीक। देखो पहला जो पॉइंट है कि गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया और उसके लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई 4 मेंबर्स की जो उसकी मदद करेंगे, ठीक है। और ऐसा पहला जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि इसमें क्या हुआ कि बॉम्बे और मद्रास के प्रेसिडेंसीज को बंगाल के सबॉर्डिनेट कर दिया गया। अब ये समझना, देखो पहले क्या हुआ था कि तीनों जो प्रेसिडेंसीज थी वो अपना अलग अलग हिसाब, अपने अलग अलग का तरह से काम करती थी, ठीक है। उन्हें एक दूसरे से कोई मतलब नहीं था क्योंकि अपना अपना सबका गवर्नर था, लोग अपना गवर्नर अपने हिसाब से नियम बनाते थे। तो अब क्या हो गया कि ताकत जो थी वो पहले 3 जगह बटी हुई थी, अब ताकत एक जगह कर दी गई है, बंगाल में सिर्फ। अब जो बंगाल कहेगा वही जो है वही चीज़ लागू होगी बॉम्बे में भी और मद्रास में भी। और बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर होंगे वो उसके सबॉर्डिनेट, बंगाल के गवर्नर जनरल के सबॉर्डिनेट होंगे। दैट मीन्स कि अब उन दोनों गवर्नर्स को बंगाल के गवर्नर जनरल की बात माननी पड़ेगी, ठीक है। ऐसा हो गया, इसीलिए इसको कहा जाता है फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, ठीक। थर्ड जो पॉइंट है वो ये है कि इसने क्या किया कि इस रेगुलेटिंग एक्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट का गठन किया कैलकाटा में 1774 में, जिसमें एक चीफ जस्टिस रहेगा और 3 दूसरे जजेस रहेंगे। अब देखो बुक में नाम नहीं दिया है तुम, लेकिन मैं जो है अलग से स्क्रीन पे आपको नाम दे रहा हूँ, आप अगर पॉज करके लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। अब फोर्थ जो पॉइंट है वो ये है कि इसमें क्या हुआ कि कंपनी के जो सर्वेंट्स हैं, उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं और जो ऑफिशियल्स हैं उनको जो है घूस लेने के लिए मना कर दिया गया कि अब आप लोग कोई ब्राइब्स, कोई गिफ्ट वगैरह नहीं लेंगे। और जो फिफ्थ पॉइंट है उसमें ये कहा गया कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है उनको जो है रिपोर्ट जाएगी, जितने भी इंडिया में मिलिट्री अफेयर्स, सिविल या रेवेन्यू से रिलेटेड जितने भी अफेयर्स हो रहे हैं उसके ऊपर एक रिपोर्ट जाएगी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, ठीक है। इससे क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का ज़्यादा मजबूत पकड़ बन गई इस कंपनी के ऊपर, ठीक। अब देखो जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लागू किया गया उसमें भी बहुत सारे डिफेक्ट्स थे, ठीक है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया और गवर्नर जनरल को बनाया गया, तो उन दोनों की जो ताकतें होंगी उनके बारे में इस एक्ट में कुछ नहीं बोला गया। इसके अलावा बॉम्बे और मद्रास को सबॉर्डिनेट तो बनाया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी बॉम्बे और मद्रास की जो प्रेसिडेंसीज थी वो अपने हिसाब से जब चाहे तब किसी भी राजा से लड़ाई कर लेती थी या किसी भी राजा की मदद कर देती थी, और इसके लिए वो लोग गवर्नर जनरल से कुछ भी ना विचार करते थे ना उन्हें बताते थे। तो ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में थी, जिसको चेंज करने के लिए, जिसको अमेंड करने के लिए अमेंडिंग एक्ट 1781 लाया गया, जिसको डेक्लेरेटरी एक्ट भी बोलते हैं, ठीक। ये वाला एक्ट बुक में नहीं दिया है लेकिन थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लो। इस एक्ट के थ्रू क्या किया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन एरिया था उसको चेंज कर दिया गया। पहले क्या होता था कि जो कंपनी के सर्वेंट्स थे वो सुप्रीम कोर्ट की भी बात सुनते थे और गवर्नर जनरल की भी बात सुनते थे, तो उनके बीच में एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता था कि किन की सुने। तो क्या हुआ कि इसमें क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की जो ज्यूरिसडिक्शन था उससे उन लोगों को एग्जेम्प्ट कर दिया गया। मतलब कि अब कंपनी के जो सर्वेंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नर जनरल और काउंसिल की बात सुनेंगे, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं सुनेंगे, ठीक। और इसमें यह भी किया गया कि अब जो प्रोविंशियल कोर्ट के बाद अगर किसी को केस करना है तो उसका जो केस होगा वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास जाएगा। पहले क्या होता था कि प्रोविंशियल कोर्ट्स के बाद उससे बड़ा जो होता था वो सुप्रीम कोर्ट होता था, लेकिन अब अगर प्रोविंशियल कोर्ट के अगेंस्ट में किसी को केस करना है तो वो गवर्नर जनरल के पास जा सकता है। और इसमें यह भी किया गया कि जो मोहम्मद लॉ है और हिंदू लॉ है उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा, जो भी जैसा भी केस होगा उस हिसाब से, ठीक है।
इसके बाद आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जो उस वक्त के ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट द्वारा लागू किया गया था। अब इस एक्ट में कौन कौन से प्रोविज़न होते थे? देखो, सबसे पहले जो कंपनी का पॉलिटिकल मैटर्स होता था, कंपनी इंडिया में काम कर रही थी, उसके पॉलिटिकल मैटर्स थे और उसको चलाने के लिए कंपनी अपने हिसाब से जैसे समझ में आए वैसे काम करती थी, ठीक। लेकिन इस एक्ट के थ्रू क्या हुआ कि एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया जिसमें 6 लोग थे और अब ये बोर्ड जो है सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल मैटर्स पे ही काम करेगा, ठीक है। इसमें 6 लोग रहते थे जिसमें थे चांसलर ऑफ एक्सचेकर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और 4 प्रीवी काउंसिल जो कि राजा द्वारा नॉमिनेट किए जाते थे। और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रेसिडेंट होता था और इसको ताकत दी गई कि ये सभी सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू मैटर्स को कंट्रोल करेगा और इसके पास कंपनी के सारे रिकॉर्ड का पूरा एक्सेस होगा, ठीक है। इस एक्ट के थ्रू जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल में जो 4 लोगों के मेंबर्स को क्रिएट किया गया था उसको 4 से 3 कर दिया गया। कैलकाटा की प्रेसिडेंसी को और ज़्यादा पावर मिली वॉर, रेवेन्यू या डिप्लोमेसी के मैटर्स में। और एक डिस्क्लोजिंग ऑफ प्रॉपर्टी का भी एक प्रोविज़न लाया गया जिसमें हर वो ऑफिशियल जो इंडिया में कंपनी की तरफ से काम कर रहा है उसको अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्लोज़ करना होगा, बताना होगा इंग्लैंड में भी कितनी प्रॉपर्टी है और इंडिया में भी कितनी प्रॉपर्टी है और किसी भी करप्ट ऑफिशियल को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। अब देखो, इस एक्ट को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है 2 कारण से। पहला इसलिए क्योंकि इसका एक्ट में इंडिया में जो कंपनी की टेरिटरीज थी उसको पहली बार ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया का नाम दिया गया और दूसरा रीज़न ये था कि इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट की ज़्यादा मजबूत पकड़ और ज़्यादा अच्छा कंट्रोल बनाया गया इस एक्ट के थ्रू क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था, ठीक है। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम्स थी क्योंकि देखो इंडिया में जो कंपनी काम कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका जो कंट्रोल था वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के हाथ में था और एक तरफ इनका हाथ था, एक तरफ इनका कंट्रोल था और दूसरी तरफ कंट्रोल बोर्ड ऑफ कंट्रोल का हाथ था। ये दोनों ही संस्थाएं कंपनी को कंट्रोल कर रही थी तो इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा वाद विवाद होता रहता था, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा इस एक्ट का फेलियर था। अब इसके बाद अगला जो एक्ट था वो था 1786। ये भी बुक में नहीं दिया और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया गया था, बस 2 पॉइंट है। पहला ये है कि अगर काउंसिल कुछ और डिसीजन ले रही है और गवर्नर जनरल कुछ और डिसीजन ले रहा है तो गवर्नर जनरल अपने सिचुएशन के हिसाब से उनके जो डिसीजन हैं उनको ख़त्म कर सकता है और अपना जैसे समझ में आए वैसे काम कर सकता है। और दूसरा पॉइंट ये है कि इसके थ्रू क्या हुआ कि उसे गवर्नर जनरल को कमांडर इन चीफ बना दिया गया, ठीक है। अगला जो चार्टर एक्ट है वो है चार्टर एक्ट ऑफ 1793, ठीक है। इसमें 5 पॉइंट दिया है और ये जो चार्टर एक्ट है ये आपका 5th एडिशन में नहीं दिया, 6th एडिशन में दिया है और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस नहीं लाए गए। जैसे पहला पॉइंट लिखा है कि इसमें जो लॉर्ड कॉर्नवालिस की ओवरराइडिंग की पावर थी, मतलब जो हम लोग एक्ट 1786 में पढ़ चुके हैं जिसमें वो जो काउंसिल का लिया गया फैसला है उसको खारिज करके अपना नया फैसला सुनाता है, उसको उसी ताकत को और उसको बढ़ा दिया गया, ठीक है। सेकंड पॉइंट जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि जो गवर्नर जनरल था उसका अपने सबॉर्डिनेट प्रेसिडेंसीज यानी सबॉर्डिनेट स्टेट के ऊपर जो कि बॉम्बे और मद्रास थे उन पर कंट्रोल और पावर बढ़ा दिया गया, ठीक है। जो थर्ड पॉइंट है वो कह रहा है कि जो कंपनी का मोनोपोली ट्रेड था वो 20 साल के लिए और बढ़ा दिया गया, जो व्यापार था वो 20 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। फोर्थ पॉइंट है वो ये कह रहा है कि जो कमांडर इन चीफ था उसको गवर्नर जनरल की काउंसिल से निकाल दिया गया, लेकिन वो तभी उस काउंसिल का मेंबर रहेगा जब तक उसे अपॉइंट न किया जाए। और फिफ्थ जो पॉइंट है वो ये कह रहा है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो स्टाफ रहेगा उसको जो सैलरी मिलेगी वो इंडियन रेवेन्यू से ही मिलेगी, ठीक है। अगला जो एक्ट है वो है एक्ट ऑफ 1813, ठीक है। इस एक्ट में क्या हुआ था कि देखो जो ब्रिटेन में जितने बिजनेसमैन थे वो लोग अपना बिजनेस करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी अपना अलग बिजनेस करती थी। अब मैंने पहले ये बात कही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को एक्सक्लूसिव राइट था, यानी कि पूरे ब्रिटेन में सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही इंडिया के साथ ट्रेड कर सकती थी, तो बाकी जो बिजनेसमैन थे वो यूरोप के साथ ट्रेड करते थे। लेकिन उस वक्त क्या हुआ कि यूरोप में एक ऐसा नियम लाया गया जिसमें ये हुआ कि अब जो है यूरोप में कोई भी ब्रिटेन का सामान नहीं आएगा, इंग्लैंड से कोई भी सामान अब नहीं आएगा, इंपोर्ट नहीं होगा।
तो ब्रिटेन में जितने बिजनेसमैन थे वो सब परेशान हो गए, कहे यार अब हम कैसे कहाँ पे ट्रेड करें। तो ब्रिटेन के जितने भी बिजनेसमैन थे वो चले गए सरकार के पास और सरकार से कहा कि आप ये जो एक्सक्लूसिव राइट दिए हो ईस्ट इंडिया कंपनी को उसको हटा लो, हम भी इंडिया के साथ ट्रेड करना चाह रहे हैं क्योंकि अब हम यूरोप के साथ नहीं कर सकते। तो इस एक्ट के थ्रू, ये इस एक्ट का एक बहुत बड़ा प्रोविज़न था कि इसके थ्रू क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी उसको ख़त्म कर दिया गया ताकि बाकी जो बिजनेसमैन हैं वो भी इंडिया के साथ ट्रेड कर सके। और इस एक्ट का कौन सा सबसे बड़ा प्रोविज़न था, वो ये है कि इसमें क्या हुआ, क्रिश्चियन मिशनरीज़ को परमिशन दे दी गई कि वो क्रिश्चियनिटी को फैलाए इंडिया में। ठीक है, अब इसके बाद जो अगला एक्ट है वो है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। देखो यार, इस एक्ट के थ्रू क्या किया गया, जो पहला इसका पॉइंट है वो ये कहता है कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और उसके पास सारी मिलिट्री और सिविल की पावर थी। ठीक है, और पहली बार एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाया गया जिसके पास पूरा कंट्रोल था ब्रिटिश इंडिया का, मतलब इंडिया के जितने हिस्से पे ब्रिटिशर्स शासन कर रहे थे उस पूरे एरिया का जितना कंट्रोल था वो पूरा एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास चला गया। और ऐसे जो गवर्नर जनरल पहले हुए वो थे विलियम बेंटिक। ठीक, अब दूसरा पॉइंट देखो, जो बॉम्बे और मद्रास के पास लेजिस्लेटिव पावर थी, लेजिस्लेटिव पावर कहने का मतलब कि कानून बनाने की ताकत। ठीक है, बॉम्बे और मद्रास अपने लिए कानून बनाते थे तो वो ताकत अब उनसे ले ली गई थी, अब वो अपने लिए कानून नहीं बना सकते थे। और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसके पास थी पूरे ब्रिटिश इंडिया के कानून बनाने की ताकत। ठीक है, और जो भी कानून इस एक्ट के अंतर्गत बनते थे उनको एक्ट्स कहा जाता था। ठीक है, और इससे पहले जितने कानून बनाए जाते थे उनको रेगुलेशंस कहा जाता था। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट में कहा गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी अब तक व्यापार का काम कर रही थी वो अब व्यापार का काम ना करके एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी की तरह काम करेगी, मतलब वो अब सिर्फ प्रशासन का काम करेगी बस। और इसमें ये भी कहा गया है कि जो ब्रिटिश इंडिया उसे दिया गया है, कंपनी को दिया गया है, वो इंटरेस्ट पे दिया गया है। और इंटरेस्ट का मतलब होता है कि ब्रिटिश सरकार जो है कंपनी से कही है कि हम तुम्हारे ऊपर भरोसा करके तुमको इंडिया का शासन सौंप रहे हैं। ठीक है, इंटरेस्ट का मतलब होता है, स्क्रीन पे तुमको मीनिंग दिख जाएगा। ठीक है, मतलब ब्रिटिश सरकार कह रही है कंपनी से कि हाँ भैया हम तुम्हारे ऊपर भरोसा करते हैं, तुम हमारी तरफ से इन पर शासन करो। तो ये है थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट देखो, पहली बार एक ऐसा कंपटीशन का सिस्टम लाया गया जिसमें कि लोगों की भर्ती की जाती है और इसमें इंडियंस को भी जो है आने का मौका दिया गया। ठीक है, और इसके थ्रू इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ा सा शेयर मिला, मतलब कि वो भी अब एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर सकते थे। फोर्थ पॉइंट में ये लिखा है। ठीक है, अब कुछ थोड़े बहुत ऐसे ही पॉइंट ले लो जो बुक में नहीं लिखा है लेकिन जान लो, ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उसमें एक चौथे मेंबर को भी लाया गया और उसका काम ये था कि वो जो है सिर्फ लेजिस्लेटिव पर्पस यानी कि सिर्फ कानून बनाने के लिए था, उसके पास कोई बहुत ज़्यादा ताकत नहीं थी। और ऐसा जो पहला चौथा मेंबर था वो था लॉर्ड मैकॉले। ठीक है, देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बुक में नहीं दिया है। इस एक्ट के थ्रू क्या किया गया कि पहला इंडियन लॉ कमीशन जो है वो इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, और इसको इस्टेब्लिश करने का रीज़न ये था कि हमें लॉस को कोडिफाई करना था। कोडिफाई का मतलब क्या होता है, मतलब कि कानून जितने भी बन रहे हैं उनको अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करके रखना कि कौन सा कानून कहाँ के लिए है, कौन सा कानून कब लागू हुआ था, किन के लिए लागू हुआ था, ये सारी चीज़ें। ठीक है, और लॉ कमीशन का जो चेयरमैन था वो लॉर्ड मैकॉले था। इस एक्ट के थ्रू जो स्लेवरी थी उसको भी ख़त्म कर दिया गया और थोड़ा सा लोगों को जो है, जो इंडिया के जितने भी लोग थे उनको क्रिश्चियनिटी की तरफ ढकेला गया। ठीक है, कि आप क्रिश्चियन हो जाओ, कि आप जो है क्रिश्चियनिटी फॉलो करो, ऐसा होने लगा। और ब्रिटेन में जितने भी लोग थे उन लोगों को खुली आज़ादी मिली थी कि आप जो है भारत में जा कर के बस सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आके चलते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853 की तरफ, जो कि आखिरी चार्टर एक्ट है। ठीक है, इसके जो फीचर्स हैं, इसमें पहले फीचर्स में ये लिखा है कि जो तुम्हारा देखो क्या हुआ था कि जो गवर्नर जनरल की काउंसिल होती थी उसमें 4 लोग होते थे। पहले तो 3 थे, बाद में फिर एक और ऐड किया गया 1833 वाले चार्टर एक्ट के थ्रू, जो कि सिर्फ लेजिस्लेटिव पर्पस के लिए था और सिर्फ वही व्यक्ति था जो कानून बनाता था। ठीक है, उसको कानून के लिए ही रखा गया था।
लेकिन 1853 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ था कि उस एक पर्सन को, जो चौथा पर्सन था, उसको जो है फुल मेंबर बना दिया गया और उसका काम 6 और लोग ऐड किए गए, उनको दिया गया कि अब आप लोग कानून बनाएंगे। और उनको कहा गया लेजिस्लेटिव काउंसिल, और उनको कहा गया पहली बार इंडिया का सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। और अब वो लोग जितना ब्रिटिश इंडिया का, जितना पूरा ब्रिटिश इंडिया का एरिया है, उसके लिए कानून बनाएंगे, ठीक है। और बुक में दिया हुआ है कि इनको जो है मिनी पार्लियामेंट बोला गया, और इनका भी जो काम करने का तरीका था वो कुछ कुछ मिलता जुलता था ब्रिटेन की पार्लियामेंट के, ठीक है। सेकंड जो पॉइंट है उसमें कहा गया है कि इसमें पहली बार जो कंपटीशन है, जो रिक्रूटमेंट है सिविल सर्वेंट का, भर्ती होती है, उसके लिए जो है कंपटीशन पहली बार ओपन कर दिया गया, मतलब सब लोग के लिए, इंडियंस भी देंगे। और इसमें 2 कंपटीशन होते थे, कोवेनेटेड और अनकोवेनेटेड। जो कोवेनेटेड होता था वो अपर के लिए होता था, और जो अनकोवेनेटेड होता था वो लोअर के लिए होता था, ठीक है। और ये जो कंपटीशन ओपन किया गया था, ये लॉर्ड मैकॉले की कमेटी हुई थी 1853 में। उस कमेटी की वजह से इस कंपटीशन को सभी इंडियंस के लिए ओपन कर दिया गया, और इसमें जो है जो जितनी भी भर्ती होती थी वो पूरी की पूरी मेरिट के बेसिस पे होती थी, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट जो है वो ये है कि जो कंपनी का रूल था उसको एक्सटेंड कर दिया गया, उस कंपनी के रूल को बढ़ा दिया गया, लेकिन ये नहीं बताया गया कि कब तक के लिए इसको बढ़ाया गया है, ठीक है। पहली बार ऐसा हुआ कि टाइम नहीं मेंशन किया गया, जिसकी वजह से इस बात की आशंका लग गई थी कि ब्रिटिश की सरकार अब जो है सत्ता अपने हाथ में लेने वाली है, मतलब अब ब्रिटिश की सरकार, ब्रिटेन गवर्नमेंट वो रूल करेगी, ठीक है। और चौथा पॉइंट वो ये है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया 6 नए लोगों का, उसमें जो 4 लोग नए ऐड होंगे वो लोकल गवर्नमेंट के ही लोग होंगे, अपॉइंट होंगे। और वो जो लोकल गवर्नमेंट होगी वो होगी मद्रास की, बॉम्बे की, बंगाल की और आगरा की, ठीक है। ये जो इतने पॉइंट मैंने बताए ये तो बुक में लिखे हुए हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, जान लो। पहला पॉइंट ये है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नंबर्स थे, मतलब वो 24 टोटल उसमें डायरेक्टर्स होते थे, लेकिन उसको कम कर दिया गया, उसको 18 कर दिया गया, जिसमें से 6 लोगों को ब्रिटिश क्रोन खुद नॉमिनेट करते थे, ठीक है। इसी एक्ट की वजह से असम, बुर्मा और सेंट्रल प्रोविंसेस का क्रिएशन किया गया था। और इस एक्ट के थ्रू जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उनको जो है एक नई प्रेसिडेंसी या एक नया स्टेट बनाने की ताकत मिल गई थी। और ऐसा वो लोग इसलिए करते थे क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत दिक्कत होती थी, ठीक है। और इस एक्ट के थ्रू जो है बंगाल का एक नया अलग से गवर्नर बनाया गया, जो कि सिर्फ बंगाल के शासन के लिए ही रखा गया था, ठीक है। और उसका जो काम था वो गवर्नर जनरल से अलग था। गवर्नर जनरल पूरे ब्रिटिश इंडिया के शासन के लिए था, और जो बंगाल का जो गवर्नर था वो सिर्फ बंगाल के लिए था, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अपनी अगली हेडिंग पर, जो कि है क्रोन रूल, ठीक है। इसके बीच में क्या हुआ था कि 1857 में जो है रिवोल्ट हो गया था, मतलब कि जो भारत के लोग थे उन लोगों ने अपनी आज़ादी के लिए पहली बार लड़ाई लड़ी थी। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि जो ब्रिटेन के लोग थे, इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था ये बहुत ही गंदा था, ठीक है। ये लोग हम लोग को भर्ती तो करते थे, लेकिन हम लोग के साथ बहुत ज़्यादा शोषण करते थे, हम लोग को प्रमोशन नहीं देते थे, और इसके अलावा और भी कई सारे रीजंस थे रिवोल्ट के। और ये सारी चीज़ें पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसी वजह से बुक में नहीं दिया, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप नेट पे सर्च कर सकते हो, ठीक है। लेकिन रिवोल्ट आने की वजह से ही जो ब्रिटिश की सरकार थी, ब्रिटेन गवर्नमेंट थी, उन्होंने सत्ता अपने हाथ में ले ली थी, कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था, और कंपनी को बर्खास्त कर दिया था, हटा दिया था वहाँ से, ठीक है। तो अब हम लोग इसके बारे में अब इसके बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 है, ठीक है। और इसमें कहा गया है कि इसको जो है गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा गया। गुड गवर्नमेंट यहाँ पर इसलिए कहा गया कि पहले की जो सरकार थी वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, जो कंपनी हमारे ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रही थी वो ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर रही थी, इसी वजह से इसको गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा गया, ठीक है। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको ख़त्म कर दिया गया, ठीक। अब इसके भी कुछ फीचर्स हैं, उसको देख लो। देखो, इस एक्ट का जो पहला पॉइंट है वो ये है
कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसको जो है वाइस रॉय कर दिया गया, ठीक है। और वाइस रॉय जो है वो ब्रिटिश क्रोन का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होता था, ठीक है। और पहला जो वाइस रॉय है वो है लॉर्ड कैनिंग, ठीक। दूसरा पॉइंट है कि इसमें जो है डबल गवर्नमेंट थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की। देखो क्या हुआ था कि पहले जो सरकार थी उसमें क्या होता था कि एक अलग ब्रिटेन की पार्लियामेंट अलग अपना कंट्रोल रखती थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के थ्रू, ठीक है। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अपना अलग कंट्रोल करती थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू। तो ये डुअल गवर्नमेंट की प्रॉब्लम होती थी, तो इसको भी ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। और इन दोनों को हटा करके एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कंफ्यूज मत होना, एक ही शख्स है, ठीक है, कोई बहुत ढेर सारे लोग नहीं है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक ही आदमी है, ठीक है। और उसके पास पूरी अथॉरिटी थी इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। और इनकी मदद करने के लिए भी 15 लोगों का एक काउंसिल होता था जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के काम में इनकी सहायता करते थे, ठीक है। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो इसका चेयरमैन होता था। ये फोर्थ पॉइंट है, ठीक है। तो इस एक्ट में बस इतनी चीज़ें मतलब की हैं, और कुछ एक आध पॉइंट और ले लो। जो पहला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था वो था लॉर्ड स्टैनली, ठीक है। और लॉर्ड स्टैनली सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होने से पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रेसिडेंट थे। जब बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ख़त्म किया गया तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रेसिडेंट को ही इन लोगों ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना दिया गया, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान देना, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था उसकी लोकेशन जो है वो ब्रिटेन में थी, ठीक है। मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्रिटेन में रहता था, इंडिया में नहीं रहता था। और जो 15 काउंसिल थी वो भी ब्रिटेन में रहती थी, ठीक है। और ब्रिटेन की पार्लियामेंट ही जो है अपने ही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से जो है इंडिया का हालचाल पूछती थी कि बताओ इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चल रहा है। तो वो पूरी जो है उसकी जवाबदेही ब्रिटेन की पार्लियामेंट की तरफ थी, ठीक है। और इंडिया में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो एजेंट था वो वाइस रॉय था, ठीक है। वाइस रॉय इंडिया में रह करके इंडिया को एडमिनिस्ट्रेट करता था, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो ब्रिटेन में रहता था, ठीक है। जो वाइस रॉय होता था और बाकी प्रेसिडेंसीज यानी कि स्टेट के गवर्नर होते थे वो ब्रिटिश क्रोन द्वारा अपॉइंट किए जाते थे। और वाइस रॉय को भी असिस्ट करने के लिए, वाइस रॉय को मदद करने के लिए भी एक अलग से एग्जीक्यूटिव काउंसिल तैयार की गई थी, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 की, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, इसका आने का क्या रीज़न था। जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था उसकी वजह से ब्रिटिश की जो सरकार थी वो सोचती थी कि इतना बड़ा रिवोल्ट हो गया, ऐसा क्यों हुआ, मतलब इसका रीज़न क्या था। तो इन लोगों ने क्या किया कि ये लोग इंडिया को छोड़ना नहीं चाह रहे थे। ये लोग चाह रहे थे कि इंडिया का गवर्नमेंट यही लोग करे, और इसके लिए इन लोगों को ये लगा कि हमें इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन में पार्ट देना चाहिए, प्रशासन में पार्ट देना चाहिए। और इसी की वजह से इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 आया, क्योंकि इसके थ्रू ये लोगों ने पहली बार रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन मतलब कि इंडियंस को जो है एडमिनिस्ट्रेशन में पार्ट देने का मौका दिया, ठीक है। तो अब बुक में जो लिखा है पहले उसको देखते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट जो है वो ये है कि पहली बार ये हुआ कि जो है इंडियंस को लॉ मेकिंग में मतलब कानून बनाने में पार्ट दिया गया, इनको भी लाया गया, ठीक है। और इसमें कहा गया कि वाइस रॉय जो है वो इंडियंस को एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर नॉमिनेट करेंगे अपने काउंसिल के लिए, वही एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो 1858 में बनाई गई थी, ठीक है। और लॉर्ड कैनिंग ने उस वक्त 3 इंडियंस को लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए नॉमिनेट भी किया। वो थे राजा ऑफ बनारस, द महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव, ठीक है। जो दूसरा पॉइंट है वो है कि इसमें जो है डिसेंट्रलाइजेशन हुआ। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि पावर का बंटना। पहले सेंट्रलाइजेशन था तो मतलब एक ही लोग सारा काम करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन का भी, लॉ मेकिंग का भी। इसमें डिसेंट्रलाइजेशन किया गया, मतलब कि अब जो लॉ था वो बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसीज को उनकी लेजिस्लेटिव पावर लौटा दी गई थी। मतलब अब बॉम्बे और मद्रास अपने अपनी प्रेसिडेंसी के लिए, अपने अपने स्टेट के लिए लॉ बनाएंगे, ठीक है। और इस एक्ट के थ्रू बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस और पंजाब के लिए भी अलग से एक लेजिस्लेटिव काउंसिल गठित किया गया, जो कि स्टैब्लिश हुए थे 1862, 1866 और 1897 में। और फोर्थ पॉइंट है कि इसमें जो है वाइस रॉय को नियम और ऑर्डर बनाने के लिए ताकत दी गई।
और इसमें पहली बार जो है पोर्टफोलियो का सिस्टम लाया गया, जिसमें क्या होता था कि जो वाइस रॉय के काउंसिल के लोग थे उन लोगों को पोर्टफोलियो दिया जाता था। क्या एक तौर पे कहने का मतलब कि काम दिया जाता था कि तुम्हारा जो डिपार्टमेंट है वो ये रहेगा, तुम इस डिपार्टमेंट में काम करोगे और ऐसे ऐसे तुम्हारे काम होंगे, ठीक है। मतलब ये पोर्टफोलियोज दिए जाते थे और उन्हें वो काम करने पड़ते थे, ठीक है। जो फिफ्थ पॉइंट है वो है कि जो वाइसरॉय था वो कोई भी ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस कहने का मतलब होता है कोई ऑर्डर या कमांड इशू कर सकता था किसी इमरजेंसी के टाइम पे, जब उसको समझ में आए वैसे, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स ऐसे बुक के बाहर से देख लो। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 था उसमें मैं बता चुका हूँ कि जो वाइस रॉय था उसके लिए भी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई थी, ठीक है। तो इस एक्ट के थ्रू 1861 काउंसिल एक्ट के थ्रू क्या किया गया, उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक फिफ्थ मेंबर को भी ऐड किया गया जो कि फाइनेंस मिनिस्टर होता, और एक प्रोविज़न और बनाया गया लेजिस्लेटिव पर्पस से, कानून बनाने के पर्पस से, जिसमें ये कहा गया कि इस काउंसिल में 6 से 12 लोग और रहेंगे, ठीक है, लेजिस्लेटिव के लिए। लेजिस्लेटिव मतलब कानून बनाने के लिए। और इसमें से आधे लोग नॉन ऑफिशियल होंगे, और इसी नॉन ऑफिशियल में से 3 लोगों को इन लोगों ने चुना है जो कि इंडियंस हैं, जिनके नाम मैं बता चुका हूँ। लेकिन ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है इसके पास बहुत ज़्यादा कोई पावर नहीं होती, इन लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन के लिए पावर होती है, ये लोग फाइनेंस पे कुछ बोल नहीं सकते, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हो गई, तो अब हम चलते हैं फीचर्स ऑफ द एक्ट ऑफ 1892। देखो 1892 के जो काउंसिल एक्ट है उसका आने का रीज़न सिर्फ ये था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो लोग हैं, जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मेंबर्स हैं उनकी बढ़ोतरी करना, ठीक है। तो अभी बुक में लिखे हुए पॉइंट्स को देख लेते हैं जो काउंसिल एक्ट 1892 में लिखे हुए हैं। पहला है कि इसमें यह कहा गया कि जो एडिशनल और या फिर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं सेंट्रल में और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उनको जो है उसमें जो है नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को इंक्रीज़ कर दिया गया, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि जो ऑफिशियल मेंबर हैं वो ज़्यादा रहें, ठीक है। सेकंड पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि जो तुम्हारे लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसके पास ताकत कम थी, ठीक है, वो सिर्फ लॉ बनाने तक ही सीमित थी और इसी चीज़ पे डिस्कस कर सकते थे, और उनको जो है और ज़्यादा ताकत दे दी गई इस एक्ट के थ्रू कि अब वो बजट पे और फाइनेंशियल मैटर्स पे भी डिस्कशन कर सकते हैं और क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। और थर्ड पॉइंट जो दिया गया वो ये है, ये एक्चुअली इंडियंस की डिमांड थी उस वक्त कि आप जो है नॉमिनेशन जो करते हो उसको नॉमिनेशन हटा के इलेक्शन कर दो। तो इन लोगों ने इलेक्शन नहीं किया, लेकिन एक इनडायरेक्ट इलेक्शन का सिस्टम लेके आए, जिसमें ये होगा कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का चयन किया जाएगा वो वाइसरॉय करेगा, लेकिन वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स के सजेशन से करेगा, ठीक है। और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो नॉन ऑफिशियल मेंबर आएंगे वो उसी प्रोविंस का यानी कि उसी स्टेट का गवर्नर रिकमेंडेशन पे करेगा। किसके रिकमेंडेशन पे करेगा? डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के, म्यूनिसिपैलिटीज़ के, यूनिवर्सिटीज़ के, ट्रेड एसोसिएशंस के, ज़मींदार्स के और चेंबर्स के, ठीक है। ठीक है, तो इस एक्ट के थ्रू जो है एक इनडायरेक्ट इलेक्शन का एक सिस्टम जो है लाया गया। अब हम लोग बात करते हैं काउंसिल एक्ट 1909 की, ठीक है। तो देखो इस एक्ट को जानने से पहले एक बात सुन लो। 1885 में क्या हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हो गया था, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हो गया था, लोग पढ़ने लिखने लगे थे, लोगों को अपने राइट समझ में आ रहे थे, लोगों के बीच में अवेयरनेस आ रही थी, जागरूकता आ रही थी, ठीक है। और क्या हुआ था कि इंडियंस जो है अपनी डिमांड रखते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने कि हमको जो है और ज़्यादा गवर्नमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में पार्ट मिले, लेजिस्लेशन में और पार्ट मिले, हमें सेल्फ गवर्नेंस की डिमांड करने लगे इंडियंस, ठीक है। और 1909 के काउंसिल एक्ट के आने से पहले गोपाल कृष्ण गोखले लॉर्ड मॉर्ले से इंग्लैंड मिलने के लिए गए थे कुछ बदलाव लाने के लिए कि गवर्नमेंट में और थोड़ा और बदलाव लाया जाए, हमारा पार्टिसिपेशन और बढ़ाया जाए, लेजिस्लेटिव काउंसिल को और बड़ा किया जाए। तो इस सब के लिए ही काउंसिल एक्ट 1909 आया था। अब इसका जो पहला पॉइंट है वो ये है कि जो सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है दोनों में मेंबर्स बढ़ाए गए। सेंट्रल में 16 से 60 किया गया और प्रोविंशियल में अपना अलग अलग किया गया जिस हिसाब से जो भी राज्य हो, ठीक है। लेकिन इसमें यह किया गया कि सेंट्रल में जो है जो मेजॉरिटी रहेगी वो ऑफिशियल मेंबर्स की ही रहेगी, लेकिन प्रोविंशियल वाले में चेंजेस हो सकते हैं, नॉन ऑफिशियल ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है।
थर्ड पॉइंट है वो ये है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स थे, उनकी पावर और बढ़ाई गई, वो क्वेश्चन पूछ सकते थे रिजोल्यूशन पे, बजट पे और भी कई सारी चीज़ें। ठीक है। और फोर्थ पॉइंट ये है कि इसमें जो है पहली बार इंडियंस को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लाया गया, और पहले जो इंडियन थे वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो वाइस रॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पार्ट बने थे, और वो एक लॉ मेंबर की तरह अपॉइंट किए गए थे। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट में ये है कि एक कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो है लाया गया, जिसमें ये होता था कि इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट लाया गया। इसका मतलब ये होता है कि जो मुस्लिम्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने, उनका जो रिप्रेजेंटेटिव खड़ा होगा सिर्फ उसके लिए वोट करेंगे। ठीक है, हिंदू नहीं कर सकते। ठीक है। और इस सिस्टम को लाने वाले लॉर्ड मिंटो थे, इन्होंने ये तरीका लाया था, और इसी वजह से इनको फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट बोलते हैं। जो सिक्स पॉइंट है वो ये है कि छोटे लेवल पे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे यूनिवर्सिटीज़ है, ज़मींदार है, चेंबर ऑफ कॉमर्स है, उनके लिए भी अलग अलग एक रिप्रेजेंटेटिव खड़े किए गए। ठीक है। अब कुछ ऐसी चीज़ें जान लो जो बुक में नहीं दिया है, जैसे कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम लाया गया वो एक्चुअली एक शिमला डेपुटेशन, जो कि एलिट मुस्लिम्स की एक ग्रुप है। ठीक है। और वो जो है उनका लीडर जो है उनका नाम है आगा खान। उन्होंने लॉर्ड मिंटो से डिमांड की थी सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए, मुस्लिम्स के लिए, तो वो उनकी वजह से ये सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम लाया गया। इसके अलावा जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो आपके मेंबर्स होंगे उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि बंगाल, मद्रास, बॉम्बे और यूनाइटेड प्रोविंसेस में 50 मेंबर होंगे, और पंजाब, बुर्मा, असम में 30 मेंबर होंगे। ठीक। और इस एक्ट के आने की वजह से एक जो आपका कम्युनल सेपरेट इलेक्टोरेट था, कम्युनल का, मुस्लिम्स का, उसकी वजह से लोगों के बीच में एक लाइन खिंच गई थी जो आगे चल के पार्टीशन का कारण बना था। ठीक है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 की। ठीक। तो गैस देखो, ये वाला जो आपका एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ये भी इसीलिए आया था ताकि इंडियंस का पार्टिसिपेशन और भी ज़्यादा बढ़ाया जा सके। लेकिन ये थोड़ा सा अलग था, क्योंकि इसमें घोषणा की गई थी कि इंडियंस को प्रशासन के हर ब्रांच में, हर हिस्से में उनको पार्टिसिपेशन मिलेगा, जिससे जिससे कि एक सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस का डेवलपमेंट होगा और एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनेगी इंडिया के लिए। ठीक है। और उन्होंने उस वक्त के वाइस रॉय से, जो कि लॉर्ड केम्सफोर्ड थे, उनके साथ मिलके एक रिपोर्ट तैयार की, जिसको जो है उन्होंने 8 जुलाई 1918 को पब्लिश किया, जिसमें ये कहा गया कि हाँ, इंडियंस को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन मिलेगा हर प्रशासन के हर हिस्से में। ठीक है। अब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कैसे बनी ये अभी देखते हैं। तो अब इसके हम फीचर्स देख लेते हैं पहले। इसमें सबसे पहले ये किया गया कि जो सब्जेक्ट्स थे, कि मतलब जो सेंट्रल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल और स्टेट की जो सरकार थी, वो जो लॉ बनाती थी, उनके बीच में कोई सब्जेक्ट का डिवीज़न नहीं था, जिसमें चाहे सेंट्रल जिसमें चाहे उसमें बना देती थी, प्रोविंशियल जिसमें चाहे उसमें बना देता था। इसमें क्या हुआ कि सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया गया। ठीक है। तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट सुन लो, जो प्रोविंशियल के सब्जेक्ट्स थे उनको फिर से डिवाइड किया गया ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड में। ठीक है। अब जो ट्रांसफर्ड होते थे उनके उन सब्जेक्ट्स के बारे में जो कानून बनता था वो गवर्नर बनाता था मिनिस्टर्स की मदद से। ठीक है। मिनिस्टर्स कौन होते थे? मिनिस्टर्स इंडियन ही होता था। ठीक है। मिनिस्टर्स जितने होते थे वो सब भारतीय होते थे, और वो दोनों मिलकर के ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाते थे। ठीक है। और जो रिजर्व सब्जेक्ट होते थे वो जो है सिर्फ और सिर्फ गवर्नर एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ मिलके लॉ बनाता था, और इसी को डायरकी बोला गया। डायरकी सिस्टम इसी को कहा गया। डायरकी में क्या होता था कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो होती थी उसमें एक एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स बैठा दिए गए और एक मिनिस्टर्स बैठा दिए गए, और इन दोनों को डिवाइड कर दिया गया। इसी को डायरकी बोला गया है। ठीक है। अब इसी को डायरकी बोला गया है, और यही दोनों मिल करके अब आगे जो राज्य की सरकार होती थी उसके लिए लॉ बनाते थे। ठीक। थर्ड जो पॉइंट है वो ये है कि बाय कैमरलिज्म का पहली बार इंट्रोडक्शन हुआ, और डायरेक्ट इलेक्शन कंट्री में लाया गया। डायरेक्ट इलेक्शन पहले नहीं था, इनडायरेक्ट था। लोग डायरेक्टली नहीं चुन पाते थे, इनडायरेक्टली चुनते थे। ठीक है। इसमें डायरेक्ट इलेक्शन स्टार्ट कर दिया गया और बाय कैमरलिज्म स्टार्ट कर दिया गया। बाय कैमरलिज्म क्या होता है
कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसको दो हिस्सों में बांट दिया गया, एक अपर हाउस जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं और एक लोअर हाउस जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। और इन दोनों के जो मेजॉरिटी मेंबर्स होते थे वो डायरेक्ट इलेक्शन से चुने जाते थे। फोर्थ नंबर में क्या कहा गया, फोर्थ पॉइंट में क्या कहा गया कि जो वॉइसरॉय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता था उसमें 6 मेंबर कमांडर इन चीफ के बजाय इंडियंस होने चाहिए। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या बोला गया कि इसमें जो है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, जो पिछले पॉइंट में आपने पढ़ा था ना, कम्युनल इलेक्टोरेट, मतलब कि मुस्लिम के लिए अलग वोटिंग रहेगा, हिंदुओं के लिए अलग वोटिंग रहेगा, तो इस चीज़ को और बड़ा कर दिया गया। इसमें क्या किया गया कि इंडियन क्रिश्चियंस को भी, सिख्स को भी, एंग्लो इंडियंस को भी और यूरोपियंस को भी, इन सब को अलग अलग वोटिंग करने का अधिकार मिल गया। ये मतलब कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को और बड़ा कर दिया गया। सिक्स्थ पॉइंट में क्या कहा गया कि इट ग्रांटेड फ्रेंचाइजी, फ्रेंचाइजी का यहाँ पे मतलब वोटिंग से है, ठीक है ना, राइट टू वोट मतलब वोट डालने का अधिकार, इसको जो है स्टार्ट कर दिया गया। लेकिन क्या हुआ, जैसे यहाँ पर इस वक्त अगर तुम देखोगे तो जो वोट किया जाता है वो एडल्ट करते हैं, ठीक है, 18 साल से ऊपर के लोग। लेकिन उस वक्त का नियम थोड़ा सा अलग था। उस वक्त ये देखा जाता था कि वो पर्सन कितना टैक्स पे कर रहा है, उसकी एजुकेशन कितनी है या उसके पास प्रॉपर्टी कितनी है, और ये सारे रूल्स के हिसाब से ही उसको वोट करने का अधिकार मिलता था। ठीक है। और ये सारे जब रूल्स फॉलो किए जाते थे तो बहुत ही कम लोग ऐसे बचते थे जिनको वोट डालने का अधिकार मिल पाता था। बहुत कम लोग डाल पाते थे, ज़्यादा नहीं डाल पाते थे। ठीक है। सेवन जो पॉइंट है वो कहा गया कि एक हाई कमिश्नर को अपॉइंट किया गया लंदन में इंडिया के लिए, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का थोड़ा बहुत काम, थोड़े बहुत फंक्शंस करता था। ठीक है। एट्थ पॉइंट जो है वो ये है कि पब्लिक सर्विस कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया 1926 में, ताकि वो सिविल सर्वेंट्स को रिक्रूट कर सके, सिविल सर्वेंट्स की भर्ती कर सके। नाइन्थ पॉइंट क्या कहा गया कि इसमें जो है प्रोविंशियल बजट और सेंट्रल बजट को अलग अलग कर दिया गया। ठीक है। और टेंथ पॉइंट में ये कहा गया कि हर 10 साल में एक कमीशन बैठाई जाएगी कि हमने ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में जितनी चीज़ें लागू करवाई हैं उन सबको देखने के लिए, उन सबको चेक करने के लिए कि ये सही से काम कर रही है या नहीं। और इसी कमीशन और इसी 10th पॉइंट की वजह से साइमन कमीशन आया था। तो अगला जो पॉइंट है वो हम लोग साइमन कमीशन देखेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें और जान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में। जैसे कि सेकंड पॉइंट में अगर तुम देखोगे तो उसमें पता चलेगा कि प्रोविंशियल के जो सब्जेक्ट्स थे वो अलग अलग कर दिए गए, ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड सब्जेक्ट। अब इसमें सब्जेक्ट दिया नहीं है, एक बार सब्जेक्ट सुन लो। जो ट्रांसफर्ड में जो सब्जेक्ट रहेंगे वो आपके क्या क्या रहेंगे, एजुकेशन से रिलेटेड, पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड, सैनिटेशन से रिलेटेड, पब्लिक वर्क से रिलेटेड, एग्रीकल्चर, फिशरीज, रिलीजियस एंडोमेंट्स, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, मेडिकल सर्विसेज, ये सारी चीज़ें ट्रांसफर्ड लिस्ट में रहेंगी। और लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, फैमाइन रिलीफ, इरिगेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, लॉ एंड ऑर्डर, बोरोइंग, फॉरेस्ट एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आपका रिजर्व लिस्ट में रहेंगी। ठीक है। एक चीज़ का ध्यान देना, जो रिजर्व सब्जेक्ट होते हैं ना उनमें वो सारी चीज़ें गई होती हैं जिसमें पीस और ऑर्डर बना रहे, मतलब लोगों के बीच में शांति रहे, व्यवस्था रहे, हारमनी रहे, लोग अच्छे से रहें। ठीक है। और जो ट्रांसफर सब्जेक्ट होते हैं वो मतलब लोकल इंटरेस्ट से है, कि मतलब जो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो। ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें की गई हैं। दूसरा एक और पॉइंट जान लो, जैसे मैंने कहा था कि इसमें जो है एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को बनाया गया। तो इसमें रिस्पॉन्सिबल कैसे बनाया गया, ये जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट की बात की गई है, इसमें क्या होता था कि जो ट्रांसफर सब्जेक्ट होते थे उसमें गवर्नर मिनिस्टर्स की मदद से फैसले लेते थे। तो इन लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, मिनिस्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी उन लोगों के लिए जो लोग उन्हें चुनते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के थ्रू। ठीक है। लेकिन जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होते थे वो किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते थे। ठीक है। ये भी एक बात है, याद रखना। तो अब आगे चलते हैं, साइमन कमीशन के बारे में देखते हैं। ठीक है। तो साइमन कमीशन में क्या हुआ था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमीशन बैठाई जिसमें 7 लोगों को रखा गया, और उसमें कोई इंडियन नहीं था, सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे। ठीक है। जितने भी ब्रिटिशर्स मेंबर्स थे उन सभी लोगों ने अपनी एक रिपोर्ट तैयार की और बताया कि इंडिया में जो हम लोगों ने 1919 के एक्ट में जितनी भी चीज़ें लाई वो चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, क्या सही काम कर रही हैं। ठीक है। और उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो 1930 में दे दी, सबमिट कर दी। ठीक है। और उसने कहा कि डायरकी को ख़त्म कर दो, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को बढ़ाने के लिए कहा गया स्टेट्स में, और एक फेडरेशन की स्थापना करने के लिए कहा गया ब्रिटिश इंडिया में और प्रिंसली स्टेट्स में।
ठीक है। और कम्युनल इलेक्टोरेट जो था उसको भी आगे बढ़ाया गया। कम्युनल इलेक्टोरेट का मतलब वही जो तुम्हारा अलग अलग जाति के लोग जो है अलग अलग वोट डालते थे, ठीक है, अपने ही कास्ट के कैंडिडेट को वोट डालते थे, ठीक है। अब देखो पहली चीज़ तो ये कि इस कमीशन में कोई इंडियन नहीं था, तो इंडियंस ने इसका बहुत ज़्यादा बहिष्कार किया, ठीक है। और जो भी इस रिपोर्ट में कंसिडरेशन दी गई, उस कंसिडरेशन को डिस्कस करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक 3 राउंड टेबल बनाई, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के, ब्रिटिश इंडिया के और इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स को बैठाया गया, बुलाया गया, बताया गया, डिस्कस किया गया। डिस्कशन करने के बाद जो भी रिपोर्ट सामने आई उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट को दे दिया गया, और फिर उसके बाद उसमें जितने भी कंसिडरेशंस दिए गए थे, जितने भी सजेशंस लिखे थे, उसको जो है अगली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में कुछ चेंजेस के साथ लाया गया। अब देखो साइमन कमीशन में जो है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कहा गया है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन ये हो सकता है आप लोग के लिए एक नया वर्ड हो। इसका मतलब ये होता है कि सेंटर में और स्टेट में दोनों में एक एक गवर्नमेंट होगी और दोनों के पास पावर होगी, लेकिन सेंटर जो है वो यूनिटरी होगा, मतलब सेंटर जो है वो स्टेट के ऊपर होगा, सेंटर ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है। और स्टेट में भी गवर्नमेंट होगी और उसके पास भी अपने लिए लॉ बनाने की ताकत होगी। और ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इस तकनीक को अपनाया, जिसकी वजह से जो नेशनलिज्म की भावना, जो लोग एकजुट होकर के सामने खड़े हैं, लड़ रहे हैं, उन लोगों को बीच में से तोड़ा गया, मतलब एक डिवाइड एंड रूल का सिस्टम लाया गया। क्योंकि अगर फेडरेशन ले आएंगे तो लोगों के बीच में एक रीजनलिज्म की भावना आएगी। रीजनलिज्म का मतलब क्या होता है? रीजनलिज्म का मतलब कि जो लोग हैं वो अपने रीजन में, अपनी जगह में, उन लोगों के साथ जो एक ही भाषा बोलते हैं, उन लोगों के साथ ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा घुल मिल के जो है काम कर रहे हैं, ठीक है। और उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी ये पड़ता है कि फिर जो दूसरी जगह पे हैं, दूसरे रीजन पे हैं, दूसरी भाषा बोलते हैं, उनके लिए एक नफ़रत पैदा होने लगती है। तो इसका इस्तेमाल नेशनलिज्म को काटने के लिए किया गया था साइमन कमीशन के थ्रू। और इस कमीशन की ख़राब चीज़ ये थी कि इसमें किसी इंडियन को नहीं रखा गया, ठीक है। कोई यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी, मतलब वोट जो डाला जाता था उसको नहीं चेंज किया गया, ठीक है। और इसके अलावा कोई सेपरेट जो इलेक्टोरेट था उसको और ज़्यादा बढ़ावा दिया गया, जो कि नहीं होना चाहिए था, ठीक। ये सारी चीज़ें इसकी ख़राब बातें थी, और इसी वजह से इसका बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया गया। लोग साइमन गो बैक के नारे लगा रहे थे। प्रोटेस्ट को रोकने के लिए लाठीचार्ज करवाया गया, बहुत सारे तरीके अपनाए गए। लाठीचार्ज में क्या हुआ था कि लाहौर में लाला लाजपत राय बहुत ही ज़्यादा घायल हो गए थे लाठीचार्ज में, उन्हें भी पीटा गया, और जिसकी वजह से उनका देहांत हो गया। देखो अब बात करते हैं कम्युनल अवार्ड की, ठीक है। अगस्त 1932 में रैमसे मैकडोनाल्ड, जो कि ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक स्कीम अनाउंस किया। उसमें ये लिखा था कि माइनॉरिटीज़ को भी रिप्रेजेंटेशन का मौका मिलेगा, ठीक है, जिसको कम्युनल अवार्ड कहा गया, ठीक है। अब इसमें अवार्ड में ये कहा गया कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट है वो चलता रहेगा, मतलब जो भी जिस कास्ट का है उस कास्ट के हिसाब से अपना वोट डालेगा, ठीक है। और ये सब मुस्लिम के लिए, सिख के लिए, इंडियन क्रिश्चियन के लिए, सभी के लिए था। और ये चीज़ एससी के लिए भी आगे बढ़ गया, मतलब अब शेड्यूल कास्ट का भी इसी तरह रोल होगा। लेकिन इसमें ये और इस नियम से शेड्यूल कास्ट के लिए भी अलग से रहेगा, और वो लोग भी अपना अलग वोट डाल सकेंगे, उनका एक रिप्रेजेंटेटिव खड़ा होगा। लेकिन गांधी जी इससे नाराज़ थे, इस कम्युनल अवार्ड से उन्हें संतुष्टि नहीं थी, और इसको हटाने के लिए वो भूख हड़ताल पे चले गए, यरवाड़ा जेल के अंदर ही, जो कि पूना में है, ठीक है। अब इसको हटाने के लिए वो भूख हड़ताल पे गए, तो फिर आगे चल के एग्रीमेंट हुआ अब गांधी जी के बीच और कांग्रेस लीडर्स के बीच। कांग्रेस लीडर यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूँ मेन जो आपका एग्रीमेंट हुआ था वो गांधी जी और बी आर अम्बेडकर जी के बीच में हुआ था, क्योंकि ये जो आपका एससी के लिए अलग से इलेक्टोरेट आया था वो बी आर अम्बेडकर जी की वजह से ही आया था। तो उनके बीच में जो है एग्रीमेंट हुआ, जिसमें ये कहा गया कि हिंदू जॉइंट इलेक्टोरेट ही रहेगा और कोई अलग से रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। लेकिन जो लेजिस्लेटिव काउंसिल वगैरह होगी उसमें जो है जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी उसमें जो है जो माइनॉरिटीज़ का रिप्रेजेंटेशन होगा, उसको उसके लिए सीट्स जो है वो बढ़ा दी जाएंगी। माइनॉरिटीज़ की सीट्स जो है उसको बढ़ा दिया जाएगा, और हिंदू जॉइंट इलेक्टोरेट ही रहेगा, मतलब जैसा आज है उस तरह
हिंदू लोग पूरा सब एक साथ ही वोट देंगे, उसमें कोई नीची जात या ऊंची जात का कुछ नहीं होगा। ठीक है, ऐसा जो है कम्युनल अवार्ड में हुआ। अब आगे हम लोग बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 की। ठीक है, सो गाइस देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 अपने आप में एक बहुत ही बड़ा एक्ट था, और ये भारत के राज्य व्यवस्था के इतिहास के तौर पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि इसमें क्योंकि इसमें जो चीज़ें लिखी हुई थी वो आज भी भारत में लागू हो रही हैं। ठीक है, तो अभी हम एक एक करके इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले फीचर्स क्या में आते हैं, तो पहला फीचर्स है, इसमें क्या हुआ कि एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया गया जिसमें प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स होते थे। प्रोविंसेस का मतलब वो प्रांत, वो स्टेट, वो राज्य जो ब्रिटिश के अंतर्गत आते थे, जिसमें ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था। ठीक है, और प्रिंसली स्टेट्स, वो प्रिंसली वर्ड जो है वो प्रिंस से आया है। प्रिंसली स्टेट्स का मतलब वो राज्य जो ब्रिटिश के जिन पे ब्रिटिशर्स का राज नहीं था, लेकिन वहाँ पे कोई राजा राज करता था, लेकिन वो राजा भी ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में ही था। ठीक है, तो ये प्रिंसली स्टेट्स का मतलब हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि प्रिंसली स्टेट्स राज्य सरकार और एक सेंटर में स्टेट रहेगा। ठीक है, और उन दोनों के बीच में जो पावर्स थी वो डिवाइड कर दी गई, ताकत थी वो उसको बांट दिया गया। फेडरल लिस्ट में जो कि सेंटर की होती, जिसमें 59 आइटम्स थे। प्रोविंशियल लिस्ट जो कि प्रांतों की होती, जो मतलब राज्य की होती, जिसमें 54 आइटम्स होते। और कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें दोनों ही शामिल थे, जिसमें सेंटर भी शामिल था और प्रोविंसेस भी शामिल थे, और इसमें 36 आइटम होते हैं। ठीक है, और जो रेसिड्यूरी पावर होती है वो वाइसरॉय को दी गई। रेसिड्यूरी पावर का मतलब होता है कि अगर मान लो कि किसी ऐसे सब्जेक्ट पे लॉ बनाना है जो इन तीनों ही लिस्ट में नहीं आता, तो उस सब्जेक्ट के लिए वाइसरॉय लॉ बनाएगा। तो इसी का मतलब, तो रेसिड्यूरी पावर का मतलब यही होता है कि अगर कोई सब्जेक्ट ऐसा रह गया जो इन तीनों ही लिस्ट में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए वाइसरॉय लॉ बनाएगा, वाइसरॉय लॉ बनाएगा। और रेसिड्यूरी का मतलब होता है रिमेन्स, मतलब कि बचा हुआ। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं कि इसमें जो है डायरकी सिस्टम जो आया था उसको हटा दिया गया। ठीक है, और प्रोविंसेस को, प्रोविंस मतलब जो राज्य की सरकार थी, उसको प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिल गई। ऑटोनॉमस का मतलब होता है सेल्फ गवर्निंग राइट्स, मतलब कि अपने आप को चलाने का अधिकार प्रोविंशियल गवर्नमेंट को मिल गया था। तो वो अब अपने हिसाब से अपने आप को चलाते थे, अपना काम करते थे। और वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आ गई प्रोविंसेस में। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कैसे आ गई कि वहाँ पे जो गवर्नर होगा वो अब मिनिस्टर्स के एडवाइस पे काम करेगा, और वो सभी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर पर रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। ठीक है, और इसको जो है 1937 के में अफेक्ट में लाया गया, लेकिन 1949 के बाद इसको बंद कर दिया गया। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट में दिया हुआ है कि जैसे डायरकी सिस्टम प्रोविंसेस में आया था तो वहाँ तो बंद कर दिया गया, लेकिन सेंटर में इसको ले आया गया। सेंटर में अब डायरकी हो गया था, सेंटर में डायरकी लाया गया, और उसमें जो फेडरल सब्जेक्ट्स होंगे उनको भी दो भागों में बांटा गया, एक रिजर्व्ड और एक ट्रांसफर्ड। लेकिन ये जो प्रोविजन था एक्ट का, ये ऑपरेशन में नहीं आया, इसको लागू नहीं करवाया गया। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ है कि बाइकैमरलिज्म को 11 में से 6 प्रोविंसेस में लागू करवाया गया। ठीक है, तो जो लेजिस्लेचर था बंगाल का, बॉम्बे का, मद्रास का, बिहार का, असम का और यूनाइटेड प्रोविंसेस का, उसमें बाइकैमरल आ गया था, जिसमें एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होता और एक लेजिस्लेटिव असेंबली होता। ठीक है, लेकिन लेकिन बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस भी रहते। ठीक, फिफ्थ पॉइंट जो है वो रहता कि इसमें जो है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को और बढ़ाया गया, जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया डिप्रेस्ड कास्ट को, यानी कि शेड्यूल कास्ट को, वुमेन्स को और लेबर को। अब सिक्स्थ पॉइंट जो है वो कह रहा है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में काउंसिल ऑफ इंडिया स्टैब्लिश किया गया था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए 15 लोगों का, उसको एबॉलिश कर दिया गया, उसको ख़त्म कर दिया गया। और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था इंडिया का, वो उसे जो है एक एडवाइजरी टीम जो है वो प्रोवाइड की गई, वो दी गई। ठीक है, सेवन्थ पॉइंट जो है वो इट एक्सटेंडेड फ्रेंचाइजी का मतलब मैं पहले बता चुका हूँ, मतलब कि राइट टू वोट करने से रिलेटेड है। ठीक है, कि अबाउट 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन गॉट द वोटिंग राइट, जितनी जनता थी उसके 10% लोगों को वोटिंग राइट्स मिले। ठीक है, एट्थ पॉइंट में
एट्थ पॉइंट के थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया गया ताकि वो करेंसी और क्रेडिट कंट्रोल कर सके कंट्री का। ठीक है। नाइन्थ पॉइंट जो है वो ये है कि इसके थ्रू जो है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को इस्टेब्लिश तो किया गया और उसके साथ साथ प्रोविंशियल और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन को भी इस्टेब्लिश किया गया ये 2 से ज़्यादा राज्यों में। और टेंथ पॉइंट जो है वो ये है कि इसमें जो फेडरल कोर्ट्स को इस्टेब्लिश किया गया जो कि 1937 को सेटअप हुए थे। देखो ये एक्ट 1935 का एक्ट वाकई में बहुत बड़ा था और इससे हम इंडियंस को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। लेकिन जो जैसे किसी राज्य की सरकार होती थी तो उसका भी जो हेड होता था वो गवर्नर होता था और वो भी एक ब्रिटिशर होता था। ठीक है। और जो वाइस रॉय था वो भी एक ब्रिटिशर था। तो कुल मिला के हम लोग को तो कुल मिला के हम लोग तब भी ब्रिटिशर्स के अंडर में ही काम कर रहे थे। ठीक है। और जो सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम था वो भी नहीं गया था, उसको भी और बढ़ाया जा रहा था ताकि हम लोग टुकड़ों में बटे रहें और एक साथ मिलजुल के ना खड़े हो पाए इसके खिलाफ, और ताकि ब्रिटिशर्स का हम पर शासन बरकरार रहे, बना रहे। ठीक है। और एक पॉइंट और ले लो जो कि एक्चुअली बुक में नहीं दिया है कि इसमें 1935 के एक्ट में थोड़ा सा टेरिटरी में डिफरेंस हुआ था। टेरिटरी में थोड़ा सा बदलाव आया था, जो बाउंड्रीज थी। ठीक है। पहला पॉइंट ये है कि बॉम्बे से सिंध को अलग कर दिया गया था। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि बिहार और उड़ीसा को स्प्लिट कर दिया गया था और इंडिया को बर्मा से अलग कर दिया गया था और एडन को इंडिया से अलग कर दिया गया था। ठीक है। ये कुछ चीज़ें बुक में नहीं दिया था तो इसको नोट कर लेना। अब आगे चलते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पे। हाँ यार, अब देखो 20 फरवरी 1947 में ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली ने ये घोषणा की कि इंडिया पर जो ब्रिटिश राज चल रहा है ये 30 जून 1948 तक ख़त्म हो जाएगा, जिसके बाद जो पावर है वो इंडियन भारतीयों के हाथ में सौंप दी जाएगी। ठीक है। और इसी अनाउंसमेंट के बाद क्या हुआ, मुस्लिम लीग डिस्ट्रेस में आ गए, व्याकुल हो गए। उन्होंने एक डिमांड रख दी कि हमें जो है दूसरी कंट्री चाहिए। ठीक है, हमें पार्टीशन चाहिए। ठीक है। तो जून 3 1947 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये बात क्लियर कर दी कि जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा बनाया जाएगा वो देश के उसी हिस्से में लागू होगा जो हिस्सा उसे एक्सेप्ट कर रहा है, और जो हिस्सा उसे एक्सेप्ट नहीं करता वहाँ पर ये लागू नहीं होगा। ठीक है। और उसी दिन लॉर्ड माउंटबेटन ने, जो कि उस वक्त के वाइस रॉय थे, उन्होंने पार्टीशन का प्लान सामने रखा जिसे माउंटबेटन प्लान भी बोलते हैं। ठीक। तो जो प्लान है वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा एक्सेप्ट किया गया और फिर उसे लागू करवा दिया गया। तो ये जो एक्ट आया, अब इसके फीचर्स एक बार देख लेते हैं। पहला पॉइंट है कि इसमें जो है जो ब्रिटिश रूल था उसको ख़त्म कर दिया गया और इंडिया को एक इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है। दूसरा पॉइंट कहता है कि इसमें जो है इंडिया का पार्टीशन किया गया इंडिया और पाकिस्तान में। ठीक है। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि इसमें जो है वाइस रॉय का जो ऑफिस था उसको हटा दिया गया और हर एक डोमिनियन का मतलब होता है इंडिया और पाकिस्तान, उनको एक एक गवर्नर जनरल दिया गया जो कि ब्रिटिश किंग द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, जिसका एडवाइस डोमिनियन कैबिनेट देंगे। ठीक है। और इसके बाद ये कहा गया कि जो ब्रिटिश की गवर्नमेंट होगी उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी कि इसके बाद इंडिया और पाकिस्तान की सरकार कैसे काम कर रही है। ठीक है। मतलब कि सीधा सीधा शब्दों में ये कहा जाए कि ब्रिटिश सरकार का अब इंडिया के या पाकिस्तान के सरकार के साथ कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। चौथा पॉइंट कह रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी जो दोनों डोमिनियंस की, इंडिया और पाकिस्तान की, वो अपने हिसाब से जो संविधान बनाना चाहे वो बना सकते हैं और ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा जितने भी एक्ट आए हैं या जितने भी नियम बनाए गए हैं उनको वो ख़त्म कर सकते हैं, चाहे वो ये एक्ट ही क्यों ना हो, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ही क्यों ना हो। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट कह रहा है कि जो दोनों इंडिया और पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज होंगी वो अपने हिसाब से जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहे वो बना सकती हैं, लेकिन जब तक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार नहीं होता तब तक के लिए वो अपने हिसाब से जो नियम चाहे वो बना सकती हैं। ठीक है। और कोई भी ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया जो एक्ट होगा या जो भी लॉ होगा 15 अगस्त 1947 के बाद से,
वो दोनों डोमिनियंस में लागू नहीं होता, तब तक नहीं होता जब तक दोनों डोमिनियंस के लेजिस्लेचर एक अलग से लॉ ना बना दे कि हाँ हम लोग उसके ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो बनाया गया एक्ट है उसको लागू करवाएंगे। अब देखो सिक्स्थ पॉइंट क्या कह रहा है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो बनाया गया था ऑफिस इंडिया के लिए, उसको एबॉलिश कर दिया गया, उसको ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, और उसका जितना फंक्शन था वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स को दे दिया गया। अब इसका क्या मतलब होता है, देखो ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक मिनिस्टर था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स। ठीक है, और इस मिनिस्टर का काम ये था कि वो जो है ब्रिटिश जहाँ जहाँ पर जा कर के हमला किया और वहाँ पर जा कर के राज किया, मतलब उसके जो कॉलोनियल कंट्रीज़ रही हैं, जहाँ पर जो है ब्रिटिश ने कॉलोनी बनाई है, वहाँ से उनका इंग्लैंड का रिलेशन का ध्यान देता है। ठीक है, और और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के को ख़त्म करके उसके जो जितने फंक्शंस थे उसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स को दे देता है। ठीक है, सेवन पॉइंट देखते हैं। सेवन पॉइंट ये कह रहा है कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनका जो ब्रिटिशर्स के साथ रिलेशन था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ जो रिलेशन था उसको ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स मैं आपको बता चुका हूँ कि वही राज्य जहाँ पर कोई प्रिंस राज करता था, कोई राजा राज करता था, लेकिन वो ब्रिटिश के ही अंडर में था, ब्रिटिश से परमिशन ले के वहाँ पर राज कर रहा था वो। ठीक है, और जितने भी ट्रीटी रिलेशंस थे वो भी ख़त्म हो गए थे 15 अगस्त 1947 से। ठीक है, और यहाँ से और एट्थ पॉइंट में दिया है कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको आज़ाद कर दिया गया कि वो चाहे इंडिया में जाएं, चाहे पाकिस्तान में रहे, या अपना खुद का एक इंडिपेंडेंट डोमिनियन बना के रखें। ठीक है, नाइन पॉइंट ये कह रहा है कि अब देखो जो डोमिनियन बन गए, इंडिया और पाकिस्तान जो बन गया, अब उनमें जो भी काम होगा, उनका जो गवर्नेंस होगा, उनकी जो सरकार होगी, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के ही अकॉर्डिंग होगा। लेकिन वहाँ की जब तक कोई कॉन्स्टिट्यूशन बन नहीं जाता और वहाँ की सरकार चाहे तो इस एक्ट में कुछ चेंजेस कर सकती है और उसके बाद अपना काम कर सकती है। टेंथ पॉइंट ये कह रहा है कि जो ब्रिटिश मोनार्क है, ब्रिटिश क्रोन है, उसके पास जो राइट थे वीटो बिल्स के, या फिर वो रिजर्वेशन पूछ सकता था किसी सर्टेन बिल्स के लिए, उसको जो है ख़त्म कर दिया गया। लेकिन इस अधिकार को गवर्नर जनरल को भी दिया गया था, लेकिन उससे ये अधिकार नहीं लिया गया। ठीक है, गवर्नर जनरल जो है उसके पास पूरी ताकत थी, वो किसी बिल से रिलेटेड कोई भी चीज़ पूछ सकता है। ठीक है, 11 पॉइंट, इस एक्ट के थ्रू जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के और हर राज्य के जो गवर्नर थे उनको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बना दिया गया उस स्टेट्स का, मतलब डोमिनियन का, इंडिया का या पाकिस्तान का। और वो जो है अपने अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे एक्ट करेंगे हर मैटर पे। ठीक है, एम्परर ऑफ इंडिया का जो टाइटल था रॉयल टाइटल्स में से, उसे हटा दिया गया, जो कि इंग्लैंड के किंग द्वारा दिया गया था। और 13 पॉइंट ये कह रहा है कि जो भी सिविल सर्विसेज की रिजर्वेशन बनी थी, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा बनाई गई थी, उसको ख़त्म कर दिया गया। और जो भी मेंबर्स जो भी सिविल सर्विसेज से अपॉइंट किए गए थे 15 अगस्त से पहले, उनको वैसे का वैसा ही रखा गया जैसे वो थे, उनको वही सारी बेनिफिट्स मिली जो उनको मिलती रहती है। ठीक है, लास्ट में यही कहूँगा कि जो 14 से 15 अगस्त की रात को ये ब्रिटिश रूल ख़त्म हो गया और दो नए डोमिनियन बने, इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो पहले गवर्नर जनरल बने और उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को पहला प्राइम मिनिस्टर बनाया इंडिपेंडेंट इंडिया का। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है इंडिया की वो बन गई 1946 में, और वही जो है पार्लियामेंट बनी इंडियन डोमिनियन की। ठीक है, तो यहाँ से हमारा चैप्टर ख़त्म होता है।